आपको ध्यान में रहना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में क्या पॉइंट्स हुए हैं, कौन से पॉइंट्स हुए हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये भूल जा रहे हो कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। अगर पूछे गए तो आपको सारे पॉइंट्स बताना आने चाहिए कि कौन से पॉइंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे टाइप इन्फरेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द टाइप इन्फरेंस। व्हाट इज़ द टाइप इन्फरेंस। Okay, so here type inference is a mechanism to determine type of a variable based on its hold। ठीक है, अब टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि गोलैंग के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसका डेटा का टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि हम गोलैंग को बता सके कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन गोलैंग के अंदर आप विदाउट डेटा टाइप मेंशन करते हुए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस कंसेप्ट को बोला जाता है टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, अब टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो विदाउट यूजिंग डेटा टाइप, और उसके अंदर कोई वैल्यू आप रखते हो, तो इंटरनली गोलैंग उसका डेटा टाइप डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू रखी गई है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ व्हेयर वेरिएबल नेम है नेम, और नेम इज इक्वल टू सारिका। तो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये टाइप इन्फरेंस। क्या हो रहा है? टाइप इन्फरेंस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है कि यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, डायरेक्टली वेरिएबल नेम और उसके अंदर वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कमांड है, दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड। ये वेरिएबल नेम है, इट्स वेरिएबल नेम, और ये डायरेक्टली क्या है, वैल्यू है, इट इज़ अ वैल्यू। यहाँ पे कहीं हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि जैसे हम इस तरीके का वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे व्हेयर नेम इज इक्वल टू सारिका, इस तरीके से हमने नेम लिखा है। तो यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, ये जो सारिका नेम है, ये इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ये। तो ऑटोमेटिकली ये नेम का डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, और इस तरीके की डिटर्मिनेशन को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। ठीक है, तो इंटरनली ये कैसे होता है, व्हेयर नेम डेटा टाइप हो स्ट्रिंग एंड इज इक्वल टू सारिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन इंटरनली होता है। तो ये जो होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। टाइप इन्फरेंस। ओके, चलो हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, जैसे व्हेयर एज इज इक्वल टू 40। तो ये क्या है, इस इज अ वैलिड एग्जाम्पल। ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, तो इंटरनली ये 40 क्या है, ये इंट टाइप का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एज का डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया यहाँ पे। तो इसका इंटरनल कन्वर्जन इस तरीके से होता है, व्हेयर एज इंट इज इक्वल टू 40। इस तरीके से इसका इंटरनल होता है। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरनली हम डायरेक्टली इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे वेरिएबल के अंदर कुछ सिटी का नाम लिखना है, व्हेयर डायरेक्टली सिटी इज इक्वल टू पुणे। यहाँ पे इस तरीके से हमने पुणे लिखा है। ठीक है, अब पुणे जो लिखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, पुणे ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, डेटा। तो ये सिटी की वैल्यू कैसे हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो इंटरनली क्या होता है यहाँ पे, व्हेयर सिटी स्ट्रिंग इज इक्वल टू पुणे। इस तरीके से इंटरनली होता है। अगर मैं सिटी के अंदर कोई दूसरी वैल्यू रखूँ यहाँ पे 40, तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा।
एरर क्या आएगा कि ये बोलेगा कि ये 40 जो सिटी जो है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो इसका डिक्लेरेशन ये हो गया है, तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ही रख सकते हैं, आप इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिटी के अंदर मैं दूसरा नेम रख सकता हूँ, जैसे कि परली वैजनाथ, परली वैजनाथ, ठीक है। तो दिस इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार आपने जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर रख दी तो वेरिएबल उसी टाइप का होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेरिएबल टाइप इन्फरेंस कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप इन्फरेंस। सो राइट नाउ अगर हम और वेरिएबल की बात करें यहाँ पे टाइप इन्फरेंस के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे where इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो ये हो गया टाइप इन्फरेंस, टाइप इन्फरेंस, टाइप इन्फरेंस। तो आप इज एक्टिव में सिर्फ बुलियन वैल्यू ही रख सकते हो, दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते, जैसे कि फॉल्स रख सकते हो। अगर आप इज एक्टिव के अंदर और कुछ रखना चाहते हो जैसे कि 20, तो इट विल गिव द एरर। ओके, कौन सा एरर आएगा आपको, टाइप एरर आएगा। आप गलत टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जो डेटा इसके अंदर रखा गया था वो डेटा क्या था, बुलियन टाइप का था, तो इसलिए उसका टाइप क्या हो गया, बुलियन। तो इंटरनली ये इस तरीके से होगा, वेयर इज एक्टिव, डेटा टाइप है बुलियन, बुल, और इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप इन्फरेंस का इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हियर अभी हम देखेंगे इनिशियलाइज मल्टीपल डेटा इनटू टाइप इन्फरेंस वेरिएबल, टाइप इन्फरेंस यूजिंग टाइप इन्फरेंस। इनिशियलाइज multiple variable using type inference, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस से आप लिख सकते हो, जैसे कि वेयर नेम कॉमा सिटी कॉमा एज, ठीक है। 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, और इक्वल टू सबसे ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, और ये थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल है। तो फर्स्ट वेरिएबल नेम के अंदर मैं रखूँगा सारिका, कॉमा सेकंड के अंदर सिटी रखूँगा पुणे, ये हो गया, ये हो गया, और थर्ड के अंदर एज रखूँगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा सारिका का इसके अंदर चला जाएगा नंबर 1, पुणे चला जाएगा सिटी के अंदर नंबर 2, और ये 16 ये चला जाएगा एज के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल क्या कर सकते हो, डिक्लेयर करके उसके अंदर डेटा रख सकते हो विदाउट यूजिंग डेटा टाइप। यहाँ पे आपने कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप इन्फरेंस, ओके। मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ठीक है। यहाँ पे नोट यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं आपको, नोट व्हेन यूजिंग टाइप इन्फरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन you must initialize variable before use, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ना नहीं है, आप उसका यूज, आपको उसके अंदर वैल्यू रखनी है, इनिशियलाइज करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे var नेम ऐसे करके छोड़ नहीं सकता, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। लेकिन मैं var नेम और यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे करके छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप डिटरमाइन किया है मैंने, यहाँ पे डेटा टाइप
यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे डेटा टाइप देने के लिए कुछ वैल्यू देनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे मैं दे दूँगा पुणे, अब जाके ये वैलिड हो जाएगा। ओके, अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं रखोगे, सिंपली डिक्लेयर करोगे, तो ये हो गया इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, सो अभी हम देखेंगे शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी हमें यूज करना, ये देखना है। फॉर लोकल वेरिएबल you can use shorthand notation। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है, मान लो कि लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर करते हैं, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर डेटा रख सकते हो। तो शॉर्ट हैंड वेरिएबल का सिंटैक्स या यहाँ पे इस तरीके से है, सिंटैक्स वेरिएबल नेम कूलन और वैल्यू, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंपलसरी है। तो वेरिएबल नेम भी कंपलसरी है और ये भी कंपलसरी है। यहाँ मैं स्टार मैंने लगाया है, यहाँ पे स्टार का मतलब होता है कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है। तो जैसे कि मुझे वेरिएबल एक यूज़ करना है, जैसे कि नेम, डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू कूलन इक्वल टू कल्याण। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आप इस तरीके से वेरिएबल लिख सकते हो। जैसे कि फिर से मैं लिखता हूँ नेम एज 60। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। और आपको प्रिंट करना है तो fmt.println एज को आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा, एज की वैल्यू 40 मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी सेकंड चीज़ यहाँ पे है रीयूज ऑफ शॉर्ट वेरिएबल। शॉर्ट वेरिएबल का रीयूज कैसे करना है, रीयूज ऑफ शॉर्ट हैंड वेरिएबल। शॉर्ट हैंड वेरिएबल, शॉर्ट हैंड वेरिएबल का रीयूज कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है वेरिएबल है नेम शॉर्ट हैंड सारिका। ओके, मैंने इसको प्रिंट कर दिया fmt.println, इसको नेम को मैंने प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट यहाँ पे आ चुका है सारिका। मुझे इसी वेरिएबल का यूज़ करना है, तो अब नेम के अंदर कल्याण नाम रखना है। तो नेम, अब यहाँ पे मुझे कूलन इक्वल टू नहीं देना है, डायरेक्टली इक्वल टू देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो अभी मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा कल्याण, और अभी इसको मैं प्रिंट करूँगा fmt.println नेम, ये आएगा कल्याण। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप शॉर्ट वेरिएबल को रीयूज कर सकते हो। पर लेकिन ध्यान रखना है डिक्लेयर करते वक्त, यहाँ पे ये है डिक्लेरेशन, ये है डिक्लेरेशन, और यहाँ पे ये है आपका रीयूज। असाइनमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट करते वक्त आपको सिर्फ इक्वल टू साइन देना है, कूलन नहीं देना है। तो कूलन यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त देना है,
ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही आप बना सकते हो, फंक्शन के बाहर आप ये बना नहीं सकते हो ये वेरिएबल। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेरिएबल ब्लॉक डिक्लेरेशन वेरिएबल देखेंगे। ब्लॉक डिक्लेरेशन वेरिएबल, you can declare group of variable together using parenthesis. This is called as a parenthesis. पैरेंथेसिस, तो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके ग्रुप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैं इस तरीके से करूँगा, where पैरेंथेसिस, जैसे नेम ये स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरी बात एज ये इंटीजर टाइप का है, और उसके बाद ये सिटी ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन, ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो इसी को आप ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये ग्रुप के अंदर ये है ग्रुप ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एज ए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपने मल्टीपल वेरिएबल बनाए हैं और वो डिक्लेयर भी किए गए। ठीक है, अब हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ग्रुप वेरिएबल। असाइनमेंट ऑफ ग्रुप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जैसे मैं वेरिएबल वेयर पैरेंथेसिस ओपन, जैसे हमने नेम स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया था, यहाँ पे एज इंटीजर का डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे सिटी जो है ये स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर की थी हमने, और एक ग्रुप पैरामीटर क्लोज किया था हमने। ठीक है, अब इसको वैल्यू असाइन करनी है तो पहले नेम को असाइन करेंगे, नेम सारिका, एज 18 एंड सिटी पुणे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हो ग्रुप वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे इनिशियलाइज ग्रुप वेरिएबल। इनिशियलाइजिंग ग्रुप वेरिएबल। ठीक है, अब ग्रुप वेरिएबल को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, मतलब जैसे उसको डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वैर, और उसके अंदर जैसे हमने लिखा था नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का है, इज इक्वल टू कल्याण, उसके बाद सिटी ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर रख सकते हैं पुणे, और यहाँ पे एज ये इंटीजर टाइप का है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 20। ठीक है, और एक पैरामीटर क्लोज। तो आप इस तरीके से भी वेरिएबल ग्रुप में बना डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ए इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्रुप वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन
ग्रुप वेरिएबल। ओके, तो इसी को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ अ ग्रुप वेरिएबल। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे group variable using type inference। group variable using टाइप इन्फ्रेंस। आप टाइप इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके भी ग्रुप वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे var नेम पिंकी एज 16 सिटी पुणे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस कैसे पहचानना है, हम यहाँ पे डेटा टाइप नहीं यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे हमने ये डेटा टाइप यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं किया है। सो ग्रुप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यूजिंग टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके ग्रुप वेरिएबल बना सकते हैं। यस कल्याण सर, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, यस सर। एंड सारिका मैडम समझ में आ रहा है? हो सर। ओके, या अभी हम देखेंगे यहाँ पे एनोनिमस वेरिएबल, जिसको हम बोलेंगे ब्लैंक आइडेंटिफायर। ये हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आपको? यस सर। एनोनिमस वेरिएबल और ब्लैंक आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पे अभी दोनों ज्वाइन है। ठीक है, ठीक है। द हाइपन, दिस इज कॉल्ड द हाइपन ब्लैंक हाइपन वेरिएबल, इसी को बोला जाता है ब्लैंक आइडेंटिफायर। डिस्कार्ड अ वैल्यू यू डोंट नीड। डिस्कार्ड वैल्यू यू डोंट नीड। ठीक है, गोलैंग के अंदर क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं यूज़ करोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है var x और ये इंटीजर है इक्वल टू 40, और दूसरा वेरिएबल है var y, ये फ्लोट 64 है और इसका वैल्यू है 60.30। ठीक है, तो दोनों में से मैं एक की वैल्यू रीड करूँगा, जैसे fmt.println x को मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन होगा का नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि भाई आपने x को तो यहाँ पे यूज़ किया है, ओके x का यूज़ किया है, लेकिन ये y आपने बनाया है, लेकिन y डज नॉट यूज, इट डज नॉट यूज, y को आपने यूज़ नहीं किया है, तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं होता है। तो अगर आपको इस सिचुएशन में y को यूज़ नहीं करना है लेकिन एरर भी नहीं लाना है, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज़ करना है। यहाँ पे हाइपन देना है और इज इक्वल टू y को पास करना है इस तरीके से।
तब जाके आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपन का मतलब ये है कि आपको किसी भी वेरिएबल को निकाल के फेंकना है तो हाइपन यूज करो और उसको उस वेरिएबल को पास करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो वेरिएबल गोलैंग इग्नोर करेगा और प्रोग्राम रन करके रखेगा। ओके, और फिर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर सिर्फ आप वैल्यू दे सकते हैं। इसी को कहा जाता है ब्लैक आइडेंटिफायर, ब्लैक आइडेंटिफायर और एनोनिमस वेरिएबल। ठीक है, तो एनोनिमस वेरिएबल का पर्पज़ इतना ही है कि आपको वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए आप उसको डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे ताकि वो वैल्यू आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर सकें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे शैडोइंग। शैडोइंग, अब शैडोइंग का मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन एन इनर स्कोप can shadow variable in an outer scope। ठीक है, तो शैडोइंग का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम वेरिएबल होते हैं, तो एक वेरिएबल इनर स्कोप के अंदर होता है और दूसरा वेरिएबल आउटर स्कोप के अंदर होता है। तो दोनों में से आउटर स्कोप का वेरिएबल जो है वो क्या करता है, हाइड करता है। कौन करता है, इनर स्कोप वेरिएबल। किस तरीके से देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, x इक्वल टू 10 है और ये ब्लॉक लिखा है, ब्लॉक के अंदर x इक्वल टू 20 है। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ fmt.println और x को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, और fmt.println और मैं यहाँ पे x करता हूँ। अभी देखो ये जो x है, ये x प्रिंट हो रहा है, ये x कौन सा होगा, ये x 1 है और ये x 2 है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे 2 x बनाए वाले हैं। ठीक है, तो ये x कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो x है ये इसको क्या कर रहा है, शैडो कर रहा है। क्या कर रहा है, शैडो कर रहा है। ओके, शैडो कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, जैसे भी ये जो x है ये इसके बाजू में कौन सा है, इमीडिएटली ये x है, तो ये इसी को प्रिंट करेगा, इसी को नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इनर x क्या कर रहा है, आउटर x को शैडो कर रहा है, मतलब आउटर x को हाइड कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाजू में जो लाइन लिखी है हमने प्रिंट की वो उसके अंदर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है ये x कौन सा प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो x है इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये बाहर का x यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इसे कहते हैं शैडोइंग कॉन्सेप्ट। तो शैडोइंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आप प्रिंट कर रहे हो, वो जहाँ पर वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो पहले उसी के आसपास का कोई है x, तो वो उसी को प्रिंट करेगा पहले, और उसके बाहर का नहीं प्रिंट करेगा। तो आसपास कोई है तो प्रिंट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, तो ये क्या करेगा, आसपास कोई नहीं है तो आसपास उसको x मिलेगा, तो वो बाहर का x प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अगर x अंदर भी है तो अंदर का x क्या करेगा, वो खुद प्रिंट होगा और बाहर के x को शैडो करेगा। तो इसी को कहा जाता है, शैडोइंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको शैडोइंग भी पता होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट लिख के देता हूँ।
unused variable. Go does not allow unused variable and the program will not compile if a variable is declared but not used. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. गो डज नॉट अलाउ अनयूज्ड वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल आप बनाते हो उसका यूज़ नहीं करते हो तो गो आपको अलाउ नहीं करेगा. एंड द प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. ओके, इफ़ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, तो यहाँ पे वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, कंसिक्वेंटली प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे अब ये देखेंगे स्कोप एंड लाइफ टाइम. वेरिएबल इन गो. ठीक है, तो स्कोप का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे it is an area in which variable accessible. ठीक है, तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि एक एरिया होता है जहाँ तक वेरिएबल एक्सेस होता है, उसी को स्कोप कहा जाता है. ठीक है, नंबर बी है लाइफ टाइम. टाइम ऑफ movement until variable remain in a memory. ठीक है, तो लाइफ टाइम का मतलब यह होता है कि वो वेरिएबल आपका मेमोरी में कितनी टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, उसकी मेमोरी कितनी टाइम तक वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेगा, उसको लाइफ टाइम कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की 3 लेवल तक स्कोप एंड लाइफ टाइम है. नंबर 1 पैकेज लेवल. पैकेज लेवल वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल आर एक्सेसिबल, वेरिएबल आर accessible throughout the package. तो यहाँ पे पैकेज लेवल जो वेरिएबल आप बनाते हो तो वो पूरे पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल होते हैं, उसी को पैकेज लेवल वेरिएबल बोला जाता है. ठीक है, नंबर 2 है फंक्शन लेवल. function level variable are accessible within the function. Variable are accessible within the function. जो वेरिएबल आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर वो वेरिएबल नहीं एक्सेस कर सकते आप. ठीक है, और दूसरा है ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल वेरिएबल आर एक्सेसिबल within their block.
तो इसके अंदर ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ पे ओपन एंड करली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, उसको ब्लॉक लेवल वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने ये ब्लॉक बनाया है, यहाँ पे var x इज इक्वल टू 50 किया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा fmt.println और यहाँ पे x प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का स्कोप कितना है, ये ब्लॉक की इतना है, इसके बाहर ये नहीं आ सकता। ओके, so this is called as a block level variable, block level variable। ओके, तो इस तरीके से आप वेरिएबल का स्कोप, आप यहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उनको बता देना कि इस तरीके से चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर, इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का चैप्टर यहाँ पे ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो न्यू चैप्टर शुरू करना है, आज से करना है या कल से करना है, बोलो। सारिका की